हेलो नमस्ते मित्रों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति कैसे उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई, उनके बारे में हम संपूर्ण विश्लेषण से इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल वाइज औद्योगिक क्रांति के बारे में बताऊँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लोग आपसे कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तो आपको उतना ही आनंद लेकर उस काम को सफल बनाना है। उसी काम में इतनी खुशी मिलेगी आपको। चलिए, औद्योगिक क्रांति यूरोप में। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से यूरोप में बौद्धिक चिंतन को गति मिली। जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उससे यूरोप में जो बौद्धिक चिंतन था उसको गति मिली। इसी के परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी तक वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई, जो ब्रिटेन से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व में फैल गई, यूरोप में फैल गई। संपूर्ण सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको आगे। अभी आपको ये जानना है कि सबसे पहले कहाँ पर हुई। तो वो हुई थी ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड से उभर कर पूरे यूरोप में फैल गई और पूरे यूरोप से उभर कर पूरे संसार में फैल गई 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, उसके कारण घरेलू एवं हस्तशिल्प, जो हाथ से करने वाले कार्य, और हथकरघा उद्योगों, जो हाथ से चलाने वाले उद्योग हैं, का स्थान अब कारखाना पद्धति ने ले लिया। ऐसी ऐसी तकनीकें आई, मशीनें आई, जिससे पहले लोग हाथों से कार्य करते थे, अब उसके स्थान पर मशीनों से जो काम होने लगा। इसीलिए हथकरघा और जो छोटे छोटे उद्योग थे, उनके स्थान पर कारखाना पद्धति ने अपना स्थान ले लिया। परिणाम स्वरूप उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। उत्पादन में निश्चित तौर पर अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि हाथ से बनाते हैं कोई भी चीज़ तो उसमें बहुत सारा समय लग जाता है, लेकिन मशीनों में इतना समय नहीं लगता है। इसीलिए अब उत्पादन में वृद्धि हो गई। औद्योगिक क्रांति ने अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसने न केवल एक व्यवस्था को बल्कि सभी व्यवस्थाओं को प्रभावित किया, जैसे अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था, सभी को प्रभावित किया औद्योगिक क्रांति ने। और ये औद्योगिक क्रांति है वो किसी के पूर्व नियोजित नहीं थी। ये ब्रिटेन की अर्थनीति के कारण नहीं थी, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उद्भव हुई थी। जब मांग में वृद्धि हुई, ये औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? जब जैसे मतलब कोई भी चीज़ की मांग बढ़ी और उसकी उपज है वो कम है। जो चीज़ हैं वो लेने वाले तो उसको बहुत हैं, लेकिन वो चीज़ की संख्या है वो बहुत कम है। इसीलिए उसको ज़्यादा करने के लिए औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति में मशीनें उत्पन्न हुई और उन्हीं मशीनों के द्वारा जल्दी जल्दी ज़्यादा माल तैयार किया जाता था। मांग में वृद्धि हुई तो उसकी पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु मशीनों का आविष्कार और प्रयोग तीव्र गति से हुआ। जब उत्पादन हुआ तो अतिरिक्त उत्पादन को खपाने के लिए विदेशी बाजारों की खोज हुई। अब उत्पादन है वो बढ़ने लगा, तो विदेशी जो यूरोप के लोग हैं वो विदेशों में जाने लगे और उस विदेशी जो बाज़ार हैं अच्छे से उनकी खोज करने लगे, और उन बाज़ारों को खोज कर जो उत्पादित किया गया माल है वो वहाँ पर बेचने लगे। उत्पादक देशों के लोगों की आर्थिक आय में वृद्धि हुई, ये तो निश्चित है, क्योंकि वहाँ पर इतना उत्पादन हो रहा है और दूसरे देशों में निवेश किया जा रहा है, तो आर्थिक आय में तो निश्चित तौर पर वृद्धि हो गई होगी।
इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के जीवन को भी परिवर्तित किया। औद्योगिक जीवन ने मनुष्य के संपूर्ण जीवन को प्रभावित किया और परिवर्तन किया। अब औद्योगिक क्रांति के क्या अर्थ हैं, उसके भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उसके अर्थ प्रकट किए, उसकी परिभाषाएं प्रकट की हैं, वो भी हम जानेंगे। और सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के विद्वान और उसका नाम था जॉर्जिस मिशेल। फ्रांस के विद्वान का नाम था जॉर्जिस मिशेल और एक जर्मनी के फ्रेडरिक एंजल द्वारा किया गया था। दो वैज्ञानिकों द्वारा, दो विद्वानों द्वारा संपूर्ण औद्योगिक क्रांति के शब्द का प्रयोग किया गया था। एक तो था जर्मनी का फ्रेडरिक एंजल और दूसरा था यूरोप में जो फ्रांस है उसका जॉर्जिस मिशेल। इन दोनों ने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किया। और अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अंग्रेजी में जो औद्योगिक क्रांति है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच हुए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। किसने लिखा है? जो अंग्रेजी दार्शनिक और अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी, जो यह अंग्रेजी का प्रथम विद्वान था, प्रथम दार्शनिक था, जिसने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रथम बार शब्द का प्रयोग किया, बोला। और संपूर्ण विश्व में एक तो था फ्रांस का जॉर्जिस मिशेल और एक था जर्मनी का फ्रेडरिक एंजल, उसके द्वारा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसका सूत्रपात शताब्दियों पूर्व हुआ था और इसका जो शब्द है उसका सूत्रपात है जो उत्पन्न हुआ था वो शताब्दियों पूर्व हुआ था, कई हजारों वर्षों पूर्व हुआ था। जो क्रमश अपनी गति से चलती रही, आज भी चल रही हैं। जो औद्योगिक क्रांति है वो कई वर्षों से चली आ रही है और आज भी चल रही। आज ऐसा नहीं है कि वो रुक गई है, आज भी अपना नई मशीनों की खोज करके नई मशीनें बना रहे हैं विद्वान वैज्ञानिक। इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था। और इतिहासकार J.W. साउथगेट क्या कहते हैं? उसके अनुसार जो औद्योगिक क्रांति है वो औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था। जो पहले हाथों से काम किया जाता था बाद में मशीनों से होने लगा, यही तो उसमें परिवर्तन है, उसे ही तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों को काम में लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। पहले क्या होता था, जो हाथ से छोटे छोटे उद्योग चलते थे, घरों में ही चलाते थे, वो बंद होने लगे और कारखानों में अब कोई भी वस्त्र हैं जो भी हैं वो बनने लगे। इतिहासकार C.D. हेजन का मत है, और एक और इतिहासकार है उसका नाम है C.D. हेजन। उसका मत है कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ये किसके अनुसार है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस खंड के 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, फलस्वरूप उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यही है
औद्योगिक क्रांति। आई होप औद्योगिक क्रांति क्या है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्थाओं से निकलकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती हैं, जिसे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय दर में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है, जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यही तो है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई उसके क्या परिवर्तन निकले। औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन में हुए परिवर्तन। उत्पादन संबंधी कार्य जो पहले हाथ से किए जाते थे वे अब मशीनों से होने लगे। मशीनों का संचालन हेतु जल शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति, खनिज तेल तथा विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। इस्पात की मांग की पूर्ति के लिए इस्पात के कारखाने खोले गए। कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, उसके व्यापारियों की किया गया। कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। पूंजी का उपयोग बढ़ा और बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। कम मानव श्रम एवं अधिक उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। मानव की मेहनत कम और उसका परिणाम ज़्यादा, इसके सिद्धांत को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। यातायात के त्वरित विकास के लिए रेल इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों का आमूल परिवर्तन किया गया। अब जानते हैं जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई। दूसरी जगह भी हो सकती थी, दूसरी जगह और भी जगह हैं वहाँ पर भी हो सकती थी, लेकिन ये इंग्लैंड में ही क्यों हुई। इंग्लैंड पहला देश था जहाँ सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा ब्रिटेन में अनेक ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्होंने वहाँ औद्योगिक क्रांति आरंभ कर दी। पहला है लोहे एवं कोयलों की खान पास होना। इंग्लैंड है, वहाँ पर लोहे और कोयले हैं, उसकी खान पास है, जिससे लोहा निकालना, कोयला लेना, उसमें निरंतर मतलब कम समय लगता है और वहाँ पर लोहा भी बहुत मात्रा में है, कोयला भी बहुत मात्रा में है, इसीलिए वहाँ पर सर्वप्रथम हुआ। इंग्लैंड के पास विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। औपनिवेशिक साम्राज्य किसे कहते हैं आपको पता होगा। जब कोई देश किसी दूसरे देश में अपना आधिपत्य चलाता है तो उसे औपनिवेशिक साम्राज्य कहते हैं। जैसे कि 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का औपनिवेशिक साम्राज्य था। यही तो उस समय क्या था, इंग्लैंड के पास बहुत सारे औपनिवेशिक राज्य थे, जैसे भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऐसे बहुत सारे उनके पास थे। इसीलिए उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसीलिए उनके वहाँ पहले हुआ। मांग के अनुरूप उत्पादन की व्यवस्था। मांग के अनुरूप जो भी सही है, जो भी मतलब कच्चा माल वगैरह सही है, वो दूसरे देशों, उसके औपनिवेशिक साम्राज्य बहुत सारे हैं, उनसे मंगवा लेता था। जनसंख्या में वृद्धि हुई। बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का हस्तक्षेप नहीं होना। और बाजार व्यवस्था थी, उसमें जो स्थानीय प्राधिकरण थे वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। पूंजी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होना व बैंकिंग प्रणाली का स्थापित होना। बहुत सारा धन उनके पास था। व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना। व्यापारी वर्ग है वो बहुत ही उत्साही था। इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जिसके कारण वहाँ पर सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। राजनीतिक स्थायित्व एवं सुशासन का होना। राजनीतिक स्थायी थी वहाँ पर और सुशासन था, अच्छे कानून थे। वो उनके देश में तो बहुत अच्छे से कानून बनाते थे, लेकिन जहाँ पर औपनिवेशिक बनाता था वहाँ पर ऐसे कानून न्याय नहीं करता था। जैसे आपको पता ही होगा भारत में क्या किया था उन्होंने। वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देना। कृषि क्रांति का होना। ये महत्वपूर्ण कारण थे जिनके कारण सर्वप्रथम
इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तन। अब औद्योगिक क्रांति है उसके कारण किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हुए उनके बारे में जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए और लोहे के क्षेत्र में और भी वस्त्रों और भी कई क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए उनके बारे में जानेंगे। लेकिन हम सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए उनके बारे में जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में ये माना जाता है कि कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः पुरानी पद्धति कोई काम में लिया जाता था। 17वीं शताब्दी तक तो कृषि कार्य में जो पुरानी पद्धतियाँ थी उसको कोई काम में लिया जाता था। बैलों से हल करवाया जाता था और हाथों से फसलें काटी जाती थी। हाथों से जो भी कार्य किया जाता था वो होता था 17वीं शताब्दी तक। लेकिन बाद में कृषि की तकनीक में परिवर्तन नहीं होने का कारण ये था। लेकिन जो कृषि के जो तकनीक में परिवर्तन नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि कृषि जन्य वस्तुओं की मांग उस समय जो कृषि से अनाज उत्पन्न होता है उसकी मांग बहुत कम थी, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम थी 17वीं शताब्दी में। लेकिन जैसे ही उद्योगों का विस्तार हुआ, नगरों की आबादी बढ़ी, त्यों ही गांव किसानों को शहरों में रहने वालों के लिए अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कच्चा माल उत्पादन करना पड़ा। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो किसानों को और भी अन्न अधिक जो कृषि बोने का अवसर मिला। तब औद्योगिक क्रांति हुई। कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन चाहिए तो हाथों से तो अधिक उत्पादन हो नहीं सकता, किसी मशीनों के द्वारा ही हो सकता है। जब कृषि जन्य वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ी तो कृषि उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ाने के लिए कृषि उपयोगी मशीनों की आवश्यकता हुई। दूसरा कारण अब लोग मुनाफे के लिए खेतों में पूंजी लगा रहे थे। कृषि के क्षेत्र में पूंजी के प्रयोगों ने कृषि में क्रांति की। अब है सर्वप्रथम, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखना। सर्वप्रथम यॉर्कशायर के जमींदार जैथ्रो ने बीज बोने की मशीन, ड्रिल मशीन बनाई। सर्वप्रथम बीज बोने की मशीन किसने बनाई, ड्रिल मशीन किसने बनाई? तो यॉर्कशायर के जमींदार जैथ्रो ने। किसने बनाई थी? जैथ्रो। वो कहाँ का था? यॉर्कशायर का था। उसने सर्वप्रथम ड्रिल मशीन बनाई जो बीज बोने की थी, जिसे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित और सुचारू रूप से होने लगा। अब और क्या होता है? टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। टाउनशेंड ने क्या किया? फसल चक्र का सिद्धांत किया कि फसल हैं वो अदल बदल कर बोनी चाहिए, जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वर शक्ति बनाए रखी जा सकती हैं। उसने ये कहा, टाउनशेंड ने, कि भूमि को जो अलग अलग फसलें बोएंगे तो उसकी भूमि की उर्वर शक्ति है वो बनी रहेगी, अन्यथा एक ही फसल बोएंगे तो उसकी उर्वर क्षमता है भूमि की वो नष्ट होती चली जाएगी। अब प्रति छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही तथा प्रति एकड़ फसल उत्पादन अधिक हो गया। और क्या होता है? 1770 के आसपास रॉबर्ट बैकबेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। और 1770 के आसपास रॉबर्ट बैकबेल हैं, उसने कृषि के साथ साथ पशुपालन है उसको एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। इंग्लैंड के किसान आर्थर यंग ने नई खेती का प्रसार किया। किसने? इंग्लैंड के किसान था, उसका नाम था आर्थर यंग। उसने नई खेती का प्रसार किया जिसमें वह छोटे खुले खेतों को मिलाकर बड़े कृषि फॉर्म और बड़े फॉर्मों का लाभ के बारे में बताया करता था। कौन था? इंग्लैंड का किसान था या आर्थर यंग उसने। और अपने विचारों के प्रसार के लिए उसने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका शुरू की। आर्थर यंग ने अपने विचारों के प्रसार के लिए, ताकि किसान हैं वो अच्छे से अपने खेतों से लाभ ले सके, उसके लिए उन्होंने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका संपादित की। 1793 ईस्वी में अमेरिका निवासी वियटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई।
तथा 1734 में साइरस के एस मैक कॉर्निक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। तो क्या होता है, 1793 में अमेरिका का निवासी है वियटन, वो क्या करता है, अनाज को भूसे से अलग करने वाली, अनाज काटने के बाद में जो वो भूसा अलग होता है और अनाज एक तरफ होता है, उसको अलग करने वाली मशीन 1793 में अमेरिका के वियटन नामक विद्वान ने बनाई। और 1834 में साइरस हैं, वहाँ का एक विद्वान है, वो एस मैक कॉर्निक, उसने फसल काटने वाली मशीन का निर्माण किया, आविष्कार किया। अब है वस्त्र उद्योग, कृषि के बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा किन किन आविष्कार हुआ। यह आविष्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरा इनको आसानी से और लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आविष्कार, हर एग्जाम में पूछा जाता है। वस्त्र उद्योग में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी। 18वीं शताब्दी से के मध्य तक यूरोप के उद्योग में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली में वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। इंग्लैंड के पहले सूती कपड़े भारत से आयात किए जाते थे, लेकिन इंग्लैंड में पहले 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो कपड़े आते थे, वो सूती कपड़े, वो भारत से आते थे। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में उन्होंने पूरा ब्रिटिश कंपनी ने आधिपत्य जमा लिया, तो उन्होंने क्या किया, जो भारत में बना रहे थे कपड़े वगैरह, उनको बंद करवा दिया और कच्चा माल है वो कहाँ भिजवा दिया, इंग्लैंड भिजवा दिया, और वहाँ वो कपड़े बनाने लगे और वहाँ से कपड़े बनाकर दूसरे राज्यों में भेजने लगे और दुगुना मुनाफा कमाने लगे। लेकिन जब भारत के कई हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कपास का आयात करना भी प्रारंभ कर दिया। कपास है उसका भी आयात अपने देश में ले जाने लगे। इस प्रकार कपास की धुनाई से वस्त्र निर्माण तक समस्त कार्य वहीं होने लगे, और कपास वहाँ ले गए तो अब वस्त्र भी वहीं बनाने लगे। यूरोप में वस्त्रों की बढ़ती मांग को पुराने तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब कपास भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन अब मांग तो बहुत है, उसको पूरा कैसे करें, हाथों से तो इतना जल्दी बनेगा नहीं, तो वो अब मांग ऐसे हाथों से पूरी होने वाली नहीं थी। तो क्या होता है, 1733 ईस्वी में जॉन नामक बुनकर ने फ्लाइंग शटल की खोज की। फ्लाइंग शटल, उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे कपड़े हैं वो एक ही घाव में काटे जाते हैं, बुने जाते हैं। तो किसने किया, 1733 ईस्वी में जॉन नामक बुनकर ने फ्लाइंग शटल की खोज की, जिससे कपड़े बुनने में तेजी आई, कपड़े सिलने में तेजी आई। 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया, और 1766 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते थे। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसे एक साथ सूत के 8 धागे हैं वो काटे जा सकते थे। लेकिन इसमें सुधार किया किसने, 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पेनिंग जेनी में सुधार करके जल शक्ति से चलने वाली वाटर फ्रेम नामक सूत मशीन को सूत काटने की मशीन बनाई। लेकिन जो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, जिसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में किया था, उससे एक साथ 8 धागे काटे जा सकते थे। लेकिन 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने उसमें कुछ सुधार किया, स्पेनिंग जेनी में सुधार करके वाटर फ्रेम नामक सूत काटने की मशीन बनाई, जो जल शक्ति से चलती थी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब है लौह उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन। आप ये जो आविष्कार हो रहे हैं वो आप लिख लेना, याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आविष्कार हैं। नई नई मशीनें बनाने के लिए लोहे की मांग बढ़ी। पुरानी पद्धति से इस मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती थी। ये पुरानी पद्धति श्रमसाध्य एवं महंगी थी, अतः लौह अयस्क को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज की जाने लगी। 1709 में
हाँ 1709 में अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया जाता है। लेकिन जो लोह के उत्पादन में भी, लोह की जो भी वस्तु हैं उसमें भी मांग बढ़ी, तो वो पुराने तरीके से पूरी नहीं की जा सकती थी। तो अब क्या हुआ, 1709 में अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कोक पत्थर और कोयला और पत्थर का कोयला है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें लौह एशक को पिघलाने और साफ करने का सुगम कार्य है वो सुगम हो जाता है। जिससे है जो दमन भट्टी की आविष्कार होता है, जिसे क्या होता है, लौह को पिघलाने का कार्य है वो सुगम हो जाता है। दमन भट्टी के माध्यम से लौह को पिघलाया जा सकता है और जल्दी जल्दी उसको नए ढांचे में भी तैयार कर दिया जाता है। इस आविष्कार ने धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी और अब्राहम डर्बी द्वितीय, जिसका जन्म होता है 1711 और मृत्यु होती है 1768 ईस्वी में, ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया जो कम भंगुर था। तो अब्राहम डर्बी ने क्या किया, अब्राहम डर्बी द्वितीय ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया जो कम भंगुर था। और हेनरी कोरट ने क्या किया, हेनरी कोरट का जन्म होता है 1740 में और 1823 में उसकी मृत्यु हो जाती है हेनरी कोरट की। उसने क्या किया, संडोलन भट्टी की ऐसी विधि का आविष्कार किया जिसके द्वारा शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। संडोलन भट्टी की ऐसी विधि बताई जिसके द्वारा शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। ये किसने किया, हेनरी कोरट ने। चलिए, लोहे से बनी मशीनें काफ़ी वजनदार होती थी और उनमें जंग भी लग जाता था। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए इस्पात की खोज की गई और जो लोहे से बनी हुई वस्तुएं हैं वो काफ़ी वजनदार होती थी और उन पर जंग भी लग जाती थी। और इसी से छुटकारा पाने के लिए इस्पात की खोज की गई। इस्पात बनाने के लिए लोहे को शुद्ध करके उसमें कुछ मात्रा में कार्बन, मैग्नीज तथा अन्य पदार्थों को मिलाकर तैयार किया जाता था। और इस्पात बनाने के लिए क्या क्या किया जाता था, जो लोहे को शुद्ध करना और उसमें कुछ मात्रा में कार्बन मिलाना, मैग्नीज तथा अन्य कुछ पदार्थ मिलाकर उसको तैयार किया जाता था, जो अपेक्षाकृत हल्का, मजबूत, जंगरोधी और लचक द्वारा होता था। 1856 ईस्वी से पूर्व इस्पात बनाने की विधि काफ़ी महंगी थी। जो 1856 ईस्वी से पूर्व इस्पात बनाने की जो विधि थी वो काफ़ी महंगी थी, लेकिन हेनरी बिसेमर ने इस्पात बनाने की एक ऐसी विधि खोजी जिसमें जल्दी और सस्ता इस्पात तैयार होने लगा। हेनरी बिस्पेयर ने क्या किया, इस्पात बनाने की ऐसी विधि खोजी जिसे जल्दी और सस्ता इस्पात बनाया जा सके, लेकिन उसकी अपेक्षा जो 1856 से पहले बहुत ही महंगा था इस्पात बनाना। यह विधि बेसमेयर प्रक्रिया के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस विधि से ढलवा लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाता था। ब्रिटेन के लोह अयस्क उद्योग में इतना परिवर्तन हुआ कि 1800 ईस्वी से 1830 ईस्वी के दौरान अपने लोहों के उत्पादन को 100 गुना बढ़ा दिया। इतना परिवर्तन हुआ कि 1800 से 1830 यानी 30 वर्षों के दौरान अपने लोह अयस्क को 100 गुना बढ़ा दिया। 1820 में जहाँ 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की आवश्यकता होती थी और 1850 आते आते 1 टन के लिए 2 टन तक रह गई। 1 टन अगर ढलवा लोहा बनाना है तो 2 टन की जो 2 टन कोयले हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन 1920 में कितना था, 1920 में 1 टन ढलवा लोहा बनाना है तो उसके लिए 8 टन कोयले की आवश्यकता होती थी। अब भाप शक्ति के आविष्कार से क्या क्या परिवर्तन हुए। जब नई मशीनों की खोज हुई तो इन्हें चलाने के लिए शक्ति के नए स्रोतों की आवश्यकता हुई। अभी तक जल और पवन शक्ति का प्रयोग किया जाता था, पहले जल और शक्ति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसकी सीमाएं थी। भाप शक्ति का उपयोग सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया, खानों को खोदने में किया गया। खानों में पानी भरने की गंभीर समस्या थी। इसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए 1762 ईस्वी में टॉमसन न्यूकॉमन ने एक वाष्प इंजन तैयार किया।
लेकिन अब क्या था, एक समस्या थी जो खानों में पानी भरना और खानों से पानी बाहर निकालने की एक समस्या थी। उसी समस्या से निपटारा पाने के लिए 1712 ईस्वी में क्या होता है, टॉमसन न्यूकॉमन है वो एक वाष्प इंजन का आविष्कार करता है। कौन? टॉमसन न्यूकॉमन, ये याद रखना। टॉमसन न्यूकॉमन जो एक वाष्प इंजन का तैयार करता है, आविष्कार करता है। किंतु इस इंजन में ऊर्जा की खपत अधिक थी। उसने इंजन तो बनाया लेकिन उसमें ऊर्जा की खपत है वो बहुत अधिक थी तथा गहराई से पानी निकालना संभव नहीं था। ज़्यादा गहराई से पानी निकालना भी संभव नहीं था। जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में न्यू कॉमन के वाष्प इंजन के दोषों को दूर कर कम खर्चीला तथा अधिक उपयोगी इंजन बनाया। लेकिन उसमें सुधार किसने किया? जेम्स वाट ने। कब किया? 1769 ईस्वी में न्यू कॉमन के वाष्प इंजन में जो भी दोष थे उसको दूर किया और कम खर्चीला करके उसको अधिक उपयोगी इंजन बनाया, जिससे कारखानों में शक्तिशाली ऊर्जा मिलने लगी। अब नवीन तकनीक से परिवहन के साधनों में परिवर्तन। नवीन तकनीक से परिवहन के साधनों में परिवर्तन क्या है? अब परिवहन के जो साधन थे उसमें क्या क्या परिवर्तन आए औद्योगिक क्रांति के कारण? बढ़ते व्यापार एवं उद्योग के कारण परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता हुई, क्योंकि जब परिवहन बढ़ने लगा तो अब उसके साधनों में भी सुधार की आवश्यकता हुई। ऐसे चलता नहीं रहेगा, इसलिए परिवहन के आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी जॉन लूडो मकाडम ने सड़क निर्माण का एक नया तरीका निकाला। किसने? स्कॉटलैंड का था, उसका नाम था जॉन लूडो मकाडम ने एक सड़क निर्माण का ऐसा नया तरीका निकाला जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत और उसके बाद छोटे छोटे पत्थर, पहले तो भारी पत्थर सबसे नीचे और उसके बाद छोटे छोटे पत्थर और ऊपरी परत पर, उसके बाद मिट्टी के गारे से सशक्त छत बना दी जाती थी। ऊपरी जगह सबसे पहले नीचे कठोर पत्थर, उसके बाद में हल्के हल्के पत्थर, उसके बाद में मिट्टी से उसको गारे से नेप दिया जाता था। बारिश ऐसी सड़क का उसने आविष्कार और निकाला, नया तरीका निकाला जॉन लूडो मकाडम ने। भारी सामान के परिवहन को सस्ता करने और ब्रिटेन ने नहरों का निर्माण किया। जो भारी सामान था उसको सस्ता करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया? नहरों का निर्माण करना प्रारंभ किया। इंग्लैंड में पहली नहर किसने की थी शुरुआत? वर्सली कैनाल ने 1761 में, सॉरी ये वर्सली कैनाल नहर का नाम है। वर्सली कैनाल इंग्लैंड में पहली नहर थी जो 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई। वर्सली कैनाल नहर 1761 में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई। इससे माल ढोने का खर्चा आधा रह गया। जो माल ढोने का खर्चा दुगुना लगता था वो अब आधा ही रह गया। 1788 से 1756 ईस्वी तक का काल नेहरूमंद के नाम से पुकार किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जो 1788 से लगाकर 1796 तक इतनी नहरें बनी यूरोप में, इतनी नहरें बनी, नहरें का मार्ग बना, जिसे उस काल को क्या कहने लगा? नेहरूमंद के नाम से वो पुकारा जाने लगा वो काल। इस अवधि में 46 परियोजनाएं हाथ में ली गई। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद द लेसेस्प ने स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती हैं, उसका निर्माण किया, जिसे यूरोप और भारत के मध्य की दूरी 1/3 से भी कम रह गई। किसने किया ये? 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर, उसका नाम था फर्दिनांद द लेसेस्प ने स्वेज नहर, जो कहाँ से आती हैं? वो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती हैं। स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती हैं, जिसे यूरोप और भारत के जो मध्य की दूरी है वो कम हो जाती है, 1/3 कम हो गई। भाप से चलने वाला रेल इंजन। स्टीफेनम का रॉकेट 1814 में बना। भाप से चलने वाला जो रेल इंजन था स्टीफेनम का रॉकेट वो 1816 में बना। इसी के साथ रेलगाड़ियाँ,
परिवहन का एक ऐसा साधन बनी गई जो वर्ष भर चलती रहती थी। ऐसा नहीं कि कभी रुक जाती थी, लेकिन इस समय 50 दिन से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी रुकी हुई हैं। 1801 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल अर्थात फुकारने वाला दानव कहते हैं। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया था जिसे क्या कहा जाता है आज, पफिंग डेविल अर्थात फुफकारने वाला दानव कहा जाता है उस रेल इंजन को। उसका निर्माण ट्रेविथिक ने किया था 1801 में। और 1816 ईस्वी में रेलवे इंजीनियर जॉर्ज जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन बनाया जिसे ब्लसर कहा जाता था। ये इंजन 30 टन भार को 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। रेलगाड़ी द्वारा सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा मार्ग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटों में तय किया। 1830 ईस्वी में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय में और अधिक और कम खर्चा में ले जाना संभव कर दिया। औद्योगिक क्रांति हुई, उसके क्या परिणाम निकले? औद्योगिक क्रांति के परिणाम बिल्डोरा ने लिखा है, एक इतिहासकार हैं, कि मानव इतिहास में 2 प्रसिद्ध क्रांति हुई जिन्होंने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया। एक तो जब मनुष्य ने पाषाण युग में आखेट छोड़कर कृषि को प्रमुख जरिया बनाया। दूसरी 18वीं शताब्दी में जब मनुष्य ने कृषि को छोड़कर उद्योग को प्रमुख जरिया बनाया। ये 2 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी। अब जो औद्योगिक क्रांति है उसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए। आर्थिक क्षेत्र में भी परिणाम निकले, और भी अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक और वैचारिक अन्य क्षेत्रों में भी उसके परिवर्तन हुए, परिणाम निकले। उसके बारे में हम जानते हैं। आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिणाम निकले? उत्पादन एवं वाणिज्य में असाधारण वृद्धि हुई। जो मशीनें बनी जिससे उत्पादन अधिक हुआ, और जो व्यापार हैं वो भी उसमें साधारण से भी अधिक वृद्धि हुई। आर्थिक संतुलन मजबूत हुआ। नगरों का विकास हुआ और कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ। छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, जो मजदूर हाथ से वगैरह काम किया जाते थे, वो छोटा छोटा था। तो जब मशीनें नहीं थी उस समय था, उसका अब विनाश हो गया और कारखानों का स्थापना हुई, जिसे ये भी परिणाम है। बैंक व मुद्रा का विकास हुआ क्योंकि जब अब उत्पादन ज़्यादा बढ़ा तो पैसे, जो पहले क्या होता था, जो मुद्रा नहीं थी, पहले जैसे किसी चीज़ के अदल बदल कर दी जाती थी, लेकिन अब सिक्कों का भी प्रचलन हुआ और कागजी मुद्रा है उसका भी प्रचलन हुआ। वो बैंकों में जमा किया जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान से ट्रांसफ़र किया जाता था। राष्ट्रीय बाजारों का संरक्षण हुआ। औद्योगिक पूंजीवाद का भी विकास हुआ। दूसरा है सामाजिक के क्षेत्र में क्या क्या परिणाम निकले। नैतिक मूल्यों में गिरावट हुई। जो मनुष्य और भी समाज हैं उनके नैतिक मूल्य हैं वो गिरने लगे। कब? औद्योगिक क्रांति के बाद। संयुक्त परिवार की प्रथा में बिखराव आने लगा। संयुक्त परिवार जो साथ साथ रहते हैं उसमें भी अब एकल प्रथा होने लगी। नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। मानवीय संबंधों में गिरावट आई। जो मानव के संबंध हैं एक दूसरे से वो भी अब गिरने लगे। गंदी बस्तियों की समस्या, ये एक महत्वपूर्ण था। जो औद्योगिक क्रांति के बाद में गंदी बस्तियां बहुत ही होने लगी। क्यों? जो कारखानों से धुआं निकलता है उसके कारण गंदी बस्तियां बनने लगी। नई संस्कृति का जन्म हुआ। जो पुरानी संस्कृति थी उसको भूलते गए और नई अपनाने लगे। जनसंख्या में वृद्धि हुई। तीसरा, राजनीतिक परिणाम क्या निकला? राजनीति के क्षेत्र में क्या परिणाम निकला? राजनीति में लोकतंत्र की मांग बढ़ी और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। जो भी देश थे वो अपने किसी देश को अपना औपनिवेशिक बनाना चाहता था। क्यों? अब माल तो बहुत हैं उसको बेचने के लिए। मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय। मध्यम वर्ग थे वो भी अब राजनीति के अंदर
रुचि लेने लगा, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। श्रमिक आंदोलन का उदय, मजदूरों का आंदोलन होने लगा। चौथा है वैचारिक क्षेत्र में क्या क्या परिणाम निकले। आर्थिक उदारवाद है, उसका स्वागत हुआ, वो उदय हुआ, और समाजवाद का भी उदय हुआ। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल कहानी की तरह बताया है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस